अवधनामा वॉइस एडिशन मोबाइल पर पाने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9336666184। नाज़रीन आदाब, 24 जुलाई 2020 मुताबिक 2 ज़िलहिज्जा के अवधनामा अखबार के साथ मैं मुस्सिर रज़ा आपका खैर मकदम करता हूँ। अवधनामा ने आज सफ़े अव्वल की पहली खबर में हिंदुस्तान की तंबीह को शाये किया है, जिसमें हिंदुस्तान ने चीन को मुतनब्बे करते हुए कहा, चीन को खुसूसी नुमाइंदों के इत्तेफाक राय के मुताबिक पूरी तरह से पीछे हटने और अमन व इस्तेहकाम बहाल करने के लिए संजीदगी से काम करना चाहिए। हिंदुस्तान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हिंदुस्तान हकीकी कंट्रोल लाइन की तामील और एहतराम के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है। सफ़े अव्वल पर आयतुल्लाह सैयद हमीदुल हसन की तहरीर बाउनवान हमारा मुल्क और हमारे नौजवान शाये हुई है, जिसमें आप तहरीर करते हैं, इदारे अवधनामा की फरमाइश है जो हमें बेहद अजीज है और इस सिलसिला मज़ामीन की इब्तिदा में हम अपने देश के नौजवानों से कुछ बातें कर ले। नौजवान की आज अहम ज़रूरत उसकी तालीम और उस तालीम से वाबस्ता उसकी मुस्तकबिल की बाइज्जत ज़िंदगी है। तो जब हम आज इज़्ज़त व एहतराम की बुनियादें रखेंगे तो कल यही आपकी इज़्ज़त, आपकी गैरत, आपका एहतराम हमें कल भी फ़ायदा पहुँचाएगा, हमको भी और हमारे ख़ानदान को भी और हमारे मुल्क को भी। आज के पहले सबक की बात यही है, इज़्ज़त। आप हम सब इज़्ज़त व एहतराम की ज़िंदगी चाहते हैं। ये इज़्ज़त व एहतराम कोई अनमोल हीरा नहीं है जो ना मिल सके, ये इतना मुश्किल ओहदा भी नहीं जो मिलना मुश्किल हो। इज़्ज़त व एहतराम का सबक दोहराते रहने के लिए घर में घर के बुज़ुर्ग हैं जिनसे मोहब्बत व एहतराम के रिश्ते बनाए रखें, घर के दूसरे आइज़ा हैं और तालीमगाह में अपने बुज़ुर्ग असातिज़ा और साथी हैं जिनसे इस तरह पेश आए कि वो भी आपकी इज़्ज़त करें। भूमि पूजन पर शंकराचार्य का मुतनाज़े बयान को भी सफ़े अव्वल पर जगह मिली है, जिसमें उन्होंने राम मंदिर की संग बुनियाद की तारीख को अशुभ घड़ी करार दिया है। इन खबरों के अलावा आसाम में शदीद बारिशें और सैलाब से 87 अफराद के हलाक होने और एम्स में अगले 2 दिनों में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिए जाने की खबर भी काबिल तवज्जो है। आज सफ़े पे 2 इश्तिहारात भी शाये हुए हैं। पहला इश्तिहार यूपी रियासत की जानिब से जन जन को मिला सरकार का साथ टाइटल के साथ शाये हुआ है और दूसरा इश्तिहार आलमी अहमियत आज़ादारी और तहफ़्फ़ुज़ अक़ायद कॉन्फ्रेंस का है। ये प्रोग्राम 25 और 26 जुलाई को हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 8:30 बजे ऑनलाइन मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसके कन्वेनर मौलाना यासूब अब्बास हैं और प्रोग्राम का एहतमाम इदारा तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी लखनऊ की जानिब से किया गया है। प्रोग्राम में आयतुल्लाह सैयद मुंतज़िर मेहदी क़ौम ईरान और नजफ़ के आयतुल्लाह सैयद रज़ा क़दीरी के अलावा मुल्क और बैरून मुल्क से उलमा शिरकत फरमाएंगे। मौजूद सामीन आदाब, मैं हूँ कहकशां इरफान लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफर नंबर 2 जहानुमा की खबरें। सामीन, सफ़े पर पहली खबर अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के मकामी हुक्काम का कहना है कि मशरक़ी अफगानिस्तान में फ़िज़ाई हमलों में तालिबान समेत 45 शहरी हलाक हो गए। अफगानिस्तान के मशरक़ी सूबे हरात के जिला और अस्कन के गवर्नर अली अहमद फ़कीरियान ने बताया कि हलाक होने वालों में कम से कम 8 शहरी शामिल हैं। खबर काबुल से है। अफगानिस्तान में एक लड़की ने गुज़िश्ता हफ्ते अपने वालिदैन का कत्ल करने वाले 2 तालिबान शिद्दत पसंदों को गोली मारकर हलाक कर दिया। सोशल मीडिया पर इस लड़की की बहादुरी की खूब तारीफ हो रही है। ये वाक़या 17 जुलाई को अफगानिस्तान के सूबा गौर के गुरुए नामी गाँव में पेश आया। अगली खबर ईरान से है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका की मौजूदा हुकूमत सरकश, कानून शिकन और नस्ल परस्त है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने रूसी खबर रसा एजेंसी स्पुतनिक को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मौजूदा अमरीकी हुकूमत यकीनन सरकश और कानून शिकन हुकूमत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि अमरीका बहुत हद तक नाकाबिले एतमाद फरीक है। आलमी खबरों में अगली खबर चीन से है। चीन का कहना है कि हम अमेरिका से इस गलत फैसले को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा करते हैं, नहीं तो चीन को उसका जवाब जायज और जरूरी कार्रवाइयों के जरिए देना पड़ेगा। WHO की तरफ से है। आलमी इदारे सेहत के माहिरीन का कहना है कि मुहक्किकीन कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए वैक्सीन तैयार करने की जानिब मुस्बत पेशरफ्त कर रहे हैं। अगली खबर यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की सरबराह क्रिस्टीन लिगार्ड ने खवातीन रहनुमाओं की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के बहरान में अपने काम को बेहतर अंदाज में अंजाम दे रही हैं। वाशिंगटन पोस्ट को दिए गए इंटरव्यू में क्रिस्टीन लिगार्ड का कहना है कि जिन ममालिक में खवातीन सरबराह हैं वहाँ पॉलिसियाँ और राबताकारी शानदार है। उनका कहना है कि इस मामले में मुकम्मल तौर पर मैं जानिबदार हूँ। अगली खबर ईरान से। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने तखरीबकारी और साइबर हमलों पर मबनी दावों के बारे में वाज़ेह किया है कि आग लगने के हालिया वाक़यात साइबर हमलों का नतीजा नहीं थे। जुमेरात को सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए ईरान वजारत खारजा के तर्जुमान सैयद अब्बास मौसूवी का कहना है कि ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ रोजाना हजारों साइबर हमले किए जाते हैं, जिनमें से अक्सर को हमारे साइबर माहिरीन की मुस्तैद टीमें नाकाम बना देती हैं और उनका कोई असर नहीं होता। आलमी खबरों में अगली खबर चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी को लेकर है।
चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी मजीद शिद्दत अख्तियार कर गई है। अमेरिका ने दानिशवराना इमलाक और मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन को ह्यूस्टन में मौजूद कौंसलेट 3 दिन में बंद करने का हुक्म दिया है। खबर रसाई एजेंसी राइटर्स के मुताबिक चीन ने इस इक़दाम की शदीद मजम्मत करते हुए जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है और ज़राए के मुताबिक चीन ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर दुहान में अमरीकी सफारत खाने की बंदिश पर गौर शुरू कर दिया है। आलमी खबरों में अगली खबर यमन से है, जहाँ सऊदी इत्तेहाद के जंगी तैयारों ने गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान यमन के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों को कई बार अपनी वहशियाना बर्बरियत का निशाना बनाया। अल मसीरा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी इत्तेहाद के जंगी तैयारों ने यमन के मुख्तलिफ सूबों मन जुमला, हिज्जा, सादा और मारिब के रिहायशी इलाकों पर शदीद हमले किए, जिनके नतीजे में रिहायशी मकानात और मुतअद्दिद बुनियादी तंसीबात तबाह हो गयी। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। नाजरीन, 24 जुलाई के अवधनामा के सफ़ा 3 पर चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी का बयान है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर से कहा है कि सभी अजला में सैलाब कंट्रोल रूम बनाए जाएं। उन्होंने ये भी बताया है कि हफ्ता और इतवार को खुसूसी साफ सफाई और सैनिटाइजेशन मुहिम के अच्छे नताइज मिल रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक वजीर आला ने आज अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक आला सतही मीटिंग में अनलॉक बंदोबस्त का जायजा लेते हुए डोर टू डोर सर्वे काम में तेजी लाने की हिदायत दी और कहा कि इसके तवस्सुत से ज्यादा लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग करवाई जाए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने टेस्टिंग सलाहियत में मुसलसल इजाफा करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त रियासत ने 55,000 टेस्ट यौमिया टेस्टिंग सलाहियत हासिल कर ली है, इसमें मजीद इजाफे की जरूरत है। उन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट के तवस्सुत से यौमिया 20,000 टेस्ट को मरहलावार बढ़ाकर 50,000 टेस्ट यौमिया करने पर जोर दिया। सफ़ा 3 पर ही शाये खबर के मुताबिक वजीर आला ने आज यहाँ अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मरकजी वजीर ममलिकत आजाद चार्ज RK सिंह के साथ एक आला सतही मीटिंग में अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की मंशा के मुताबिक रियासत के आवाम को 24 घंटे बिजली फराहम करने के लिए पुल अज़्म है। मौजूदा रियासती हुकूमत शुरू से ही तवानाई के शोबे की तरक्की को तरजीह दे रही है और रियासत में महकमा तवानाई के जरिए बिजली पैदावार, ट्रांसमिशन और तकसीम के शोबों में किए गए अहम कामों का फायदा रियासत के आवाम को हासिल हो रहा है। सफ़े के बाई जानिब खबर में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से आबपाशी और आबी वसाइल महकमे के नई तरक्की पाने वाले चीफ इंजीनियर लेवल 2 मैकेनिकल जनाब नवीन कपूर को फौरी असर से मैनेजिंग डायरेक्टर यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ के ओहदे पर तैनात किया गया है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का चेयरमैन नामजद किए जाने की भी खबर है। उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड होम जनाब अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहां लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए बताया कि वजीर आला ने कहा है कि इस वक्त रियासत ने रोजाना 55,000 टेस्ट की सलाहियत हासिल की है, इसे बढ़ाकर 1 लाख करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि तमाम अजला में सेल्फ टेस्ट सिस्टम नाफिज किया जाना चाहिए, जिसके जरिए कोई भी शख्स जाकर अपना टेस्ट करा सकता है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि रियासत में जांच का काम तेजी से हो रहा है। रियासत में कल एक दिन में 54,897 नमूनों का टेस्ट किया गया, जो अब तक सबसे ज्यादा है। कोविड-19 की जांच में 16 लाख का हिंदुस्ता अबूर करते हुए रियासत में अब तक 16,54,651 नमूनों की जांच की जा चुकी है। रियासत के कमिश्नर गन्ना और शक्कर संजय आर रेड्डी ने बताया कि पिराई सीजन 2020-21 के लिए गन्ना काश्तकारों की गन्ना फराहमी से मुताल्लिक आदाद शुमार में पूरी शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए गन्ना सर्वे से मुताल्लिक तमाम आदाद शुमार महकमे की वेबसाइट पर अपलोड कराए जाएंगे, जिससे काश्तकार घर बैठे ही अपने और दीगर काश्तकारों के आदाद शुमार को मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए देख सकते हैं। डायरेक्टर माजूर अफराद मुस्तहकमकारी महकमा जनाब अजीत कुमार ने इत्तला दी है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 3 दिसंबर 2020 को आलमी यौम माजूरी वर्ल्ड हैंडीकैप डे के मौके पर मुख्तलिफ ज़मरों के कौमी इनाम के वास्ते डायरेक्टरेट माजूर अफराद मुस्तहकमकारी महकमा उत्तर प्रदेश लखनऊ में दरखास्तें फराहम कराने के लिए आखिरी तारीख 15 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दी है। लॉकडाउन के दौरान तिब्बी सहूलियात फराहम करने वाले डॉक्टर जफर महमूद अब्बासी को उर्दू अदब सोसाइटी के कारकुनान की तरफ से एजाज से सरफराज किए जाने की खबर के साथ साथ संगीन जुर्म के बाद भी अदालत से राज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को जमानत मिलने की खबर भी सफ़ा 3 पर शाये हुई है। सामीन आदाब, एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ आपके खिदमत में सफ़े अपना वतन की सुर्खियाँ। सफ़े की पहली खबर, जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता करीब 1 साल से जारी लॉकडाउन की वजह से मकामी मईशत को तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचा है। ये इंकशाफ द फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर नामी तंजीम ने अपनी रिपोर्ट बउनवान जम्मू एंड कश्मीर इंसानी हुकूक पर लॉकडाउन के असरात अगस्त 2019 ता जुलाई 2020 में किया है।
अपना वतन पर अगली खबर गुजरात से है। गुजरात कोरोना बहरान में गुजरात मॉडल का पर्दा एक बार फिर फाश हो गया है। यहाँ के कोविड अस्पताल में दाखिल कोरोना के मरीज अस्पताल की कलई खोल रहे हैं और ये बदतर हालत रियासत के तकरीबन हर अस्पताल की है। गुजरात मॉडल की कलई एक बार फिर खुलती हुई नजर आ रही है। कोरोना बहरान में यहाँ के अस्पताल में दाखिल कोरोना मरीजों का हाल बदतर होता जा रहा है। मुल्क की 3 रियासतों महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की कुल 4,22,065 मामले दर्ज हुए हैं, जो मुल्क की कुल मुतासरा आबादी का 51.52% है। अपना वतन पर अगली खबर दरभंगा से है, जहां तंज़ो मिज़ाह निगार शायर और सहाफ़ी नुसरत ज़हीर की रहलत पर इजहार ताज़ियत किया गया। अगली खबर मुंबई से है। रियासती हुकूमत में ईद उल ज़ुहा को लेकर रहनुमायाना उसूल जारी कर दिया गया है, जिसमें ये अलामती कुर्बानी का तस्करा किया गया है। इसका मतलब क्या है? क्या जानवर की तस्वीर बनाकर उस पर छुरी चलाई जाएगी या कोई और तरकीब इस्तेमाल की जाएगी? इसकी हुकूमत की जानिब से वजाहत जरूरी है। अगली खबर हैदराबाद से है। अदालत ने हुकूमत से सवाल किया है कि ये इमारत हेरिटेज साइट पर है या नहीं, इसकी वजाहत की जाए। हुकूमत ने इस पर कहा कि अस्पताल की मरम्मत के लिए पहले ही 6 करोड़ रुपए की रकम अलॉट की गई थी। हैदराबाद हाई कोर्ट ने शहर हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत की तामीर और कदीम इमारत के इन्हदाम के सिलसिले में दाखिल करदा मुफाद आम्मा की अर्जियों की समाअत की। सफ़े पर अगली खबर गैर मुल्की जमातियों के लिए खुशखबरी की खबर है। कोरोना बहरान के दरमियान बैरून मुल्क से ताल्लुक रखने वाले तबलीगी जमात अरकान के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज़ी मामला में मुकदमात का सामना बैरून ममालिक के 400 जमातियों को दिल्ली वाक़ साकेत कोर्ट ने मुल्क वापस जाने की इजाज़त दे दी है। खबर कलकत्ता से। मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस कानून का पासो लिहाज रखे बगैर हुक्मरान जमात के वर्कर की तरह काम कर रही है। उन्होंने वजीर आला ममता बनर्जी को इस मामले में तवज्जो देने की अपील की है। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। को दीजिए इजाजत। अवधनामा के आखिरी सफ़े पर आज प्रोफेसर अली अब्बास मेहंदी की शख्सियत और खिदमात पर अवधनामा के रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर हारून रशीद की तहरीर शाये हुई है। इस तहरीर में साबिक वाइस चांसलर इरा यूनिवर्सिटी और बायोकेमिस्ट्री किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के सदर शोबा प्रोफेसर अली अब्बास मेहंदी की शख्सी मालूमात के अलावा मौसूफ की तिब्बी, इंसानी और समाजी खिदमात और अहम हुसूलियाबी की निशानदेही की गई है। नीज वाबस्ता शोबे में आपकी गैर मामूली कारकर्दगी और कोरोना जैसे बहरानी दौर में आपकी इंसानी खिदमात का जिक्र भी मिलता है। इस मकाले में एक अहम खत का जिक्र भी है जो प्रोफेसर अली अब्बास मेहंदी ने डॉक्टर राजेंद्र दुबे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन यूपी को लिखा था। ये तहरीर प्रोफेसर अली अब्बास मेहंदी का एक बेहतरीन खाका है जिसके मुताले के बाद मौसूफ से वाबस्तगी का एहसास होता है। इस तहरीर को खूबसूरत और दीदाजेब तस्वीर के साथ देखने और मुकम्मल सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या फिर स्क्रीन पर दिखने वाले आइकन पर टच करें। अवधनामा का पूरा अखबार तफसील से पढ़ने के लिए www.awadhnama.com पर विजिट करें। नाज़रीन व सामीन, अवधनामा में शायद सियासी, अदबी और मुतफर्रिक मज़ामीन की तलखीस और उनके तारुफ के साथ मैं हारून रशीद आपकी खिदमत में। इदारती सफ़र पर डॉक्टर सलीम खान अपने मजमून अशोक गहलोत सियासत का जादूगर नहीं बाजीगर में लिखते हैं कि इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो जाता, गहलोत ने सचिन पायलट समेत उसके हमनवाओं पर अपनी एसओजी को छोड़ दिया और ऑडियोज मीडिया में छोड़ दी गई। इस डबल एक्शन ने दोहरा असर दिखाया। एक तरफ सचिन के खेमे में खलबली मच गई और दूसरी जानिब बीजेपी वाले तिलमिला उठे। गोदी मीडिया के लिए बीजेपी के रहनुमा लोकेश शर्मा के वीडियो टेप को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो गया। घबराहट में की गई तरदीद के साथ इल्जाम सरेआम हो गया। इस दौरान सचिन पायलट अपने हमनवाओं के साथ हरियाणा के एक रिसोर्ट में आराम फरमा रहे थे कि अचानक एसओजी वाले पहुंच गए ताकि टेप की जांच के लिए आवाज का नमूना ले सके। अब सचिन पायलट के कदमों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने अपने हमनवाओं को पिछले दरवाजे से जिस दूसरे होटल में पहुंचाया, एसओजी वहां भी जा धमकी। इस तरह गहलोत अकदामी और पायलट दिफाई हालत में पहुंच गए। यही दरअसल कहानी का फैसला कुन मोड़ था। इसी सफे पर नवाब अली अख्तर अपने मजमून ये कैसा रामराज है में लिखते हैं कि सिलसिला दर सिलसिला वाकयात हैं। मोहम्मद अखलाक कत्ल के मुकदमे के फैसले की नौबत ही नहीं आई और सुबोध के खून नाहक के सिलसिले में पुलिस ने उस अंदाज का रवैया अख्तियार नहीं किया जैसा कि पुलिस अफसरों की हलाकत पर आम तौर से अख्तियार किया जाता है। पुलिस के एक बड़े अफसर ने हाल ही में इस वाकये का जिक्र किया था, लेकिन मकतूल पुलिस अफसर से हमदर्दी का फुकदान साफ नजर आता है। इससे साफ मालूम होता है कि मुलजिमों को इख्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ फराहम होता है। अगर ऐसे मुजरिम को इस तरह का एजाज मिलेगा तो यकीनन उससे हमारे पुलिस अफसरान की हौसला शिकनी होगी। आखिर यह कैसा रामराज है।
صفحے کے آخری مضمون ملک کی بقا میں ہندوؤں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کا بھی اہم کردار میں عتیق احمد فاروقی لکھتے ہیں کہ ملک کا مذہب کے نام پر تقسیم ہو جانا ہمارے بزرگوں کی بھول کا نتیجہ تھا۔ اس وقت سے لے کر 1992 میں بابری مسجد کی شہادت تک اور اس کے بعد پورے ملک میں پھوٹنے والے فرقہ وارانہ فسادات اور وقتاً فوقتاً 2002 گجرات فسادات جیسے واقعات میں لاکھوں بے گناہوں بشمولیت خواتین اور بچوں کے قتل عام کے باوجود ہندو مسلمان ایک مرتبہ پھر میل و محبت کے ساتھ چین سے رہنے کے لیے دماغی طور پر تیار ہو گئے تھے، لیکن 2012 سے ہی پورے ملک میں نفرت کی ایک ایسی آندھی چلی جس نے عدم رواداری اور منافرت کو خوب ہوا دی اور ہندو راشٹر کا لالچ دے کر 2014 میں برسر اقتدار ہوئی ایک مخصوص ہندو تنظیم نے اپنی فکر کو فروغ دینے کے لیے بی جے پی کی فتح یابی کے لیے غیر معمولی جد و جہد کی۔ ادبی صفحے پر حقانی القاسمی کا مضمون ایک چہرے والا آدمی نصرت ظہیر شائع ہوا ہے، جس میں آپ لکھتے ہیں کہ علی گڑھ کے زمانے طالب علمی سے ہی قومی آواز کے زمینے کے وسیلے سے نصرت ظہیر کی تحریروں سے اتنی ملاقاتیں رہی ہیں کہ اگر ان سے شخصی ملاقات نہ بھی ہوتی تو ان کی شخصیت سے مکمل شناسائی پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی تحریر ہی ان کی شخصیت کا آئینہ ہے۔ نصرت ظہیر نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ادبی بقراتوں کی دستار علمیت کو اچھالا ہے اور ان کی قلعی کھولی ہے۔ سچ ہے اردو کے زیادہ تر ادیب و نقاد کاغذ کے ناؤ پر سوار ہیں اور میں نصرت ظہیر کی محولہ بالا باز سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے یہ مضامین ادبی مریضوں کے لیے بو علی سینا، حکیم اجمل خان اور اطباء مشاہیر کے حاذق اور بیاض کبیر کے نسخوں کی طرح ہیں۔ نصرت ظہیر نے عمل جراحی کا مشکل کام بہت ہی سرلتا سے انجام دیا ہے۔ محمد یوسف رانا ممبئی اپنے مضمون بوڑھے شجر کی شادابی سعید اعظمی میں لکھتے ہیں کہ سعید اعظمی نے روایتی شاعری کے ذریعے اپنے ورثہ قدیم تمدن کے دیے جلائے رکھنے کا ایک اہم فریضہ اپنی شاعری کے ذریعے رواں رکھا ہے۔ جناب سعید اعظمی اپنی عمر عزیز کی 84ویں بہار دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ وہ آج بھی تندرست اور صحت مند ہیں۔ انہیں دیکھ کر بوڑھے درخت کی شادابی اور اس کی چھاؤں میں تھکے ماندے بیٹھے مسافروں، ہنستے کھیلتے بچوں جیسا منظر یاد آ جاتا ہے، کیونکہ سعید اعظمی کی حلقہ تلمس کی تعداد خاصی ہے اور یہ بوڑھا درخت اپنی مکمل شادابی کے ساتھ اپنی علمی فنی فیضیابی سے انہیں معمور کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ میاں محمد یوسف جمالی اپنے مضمون گوجری ادب میں لکھتے ہیں کہ ادیب کسی زبان کا بھی ہو، اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق کام کرتا ہے اور اس حساب سے شہرت پذیرائی حاصل کرتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ اپنی قوموں کے لیے کام کر گئے، دیگر زبانوں کی طرح گوجری زبان بھی ایک عالمگیر اور قدیم زبان ہے، فی زمانہ اس پر بھی کام ہو رہا ہے۔ کسی نے 60 کتابیں لکھی، کسی نے 8، کسی نے 8 لفظ لکھے، ہر ایک لکھنے والا قابل قدر ہے اور اس کے ثمرات بھی سامنے آئے ہیں اور آ رہے ہیں۔ کہیں اس کو سرکاری سرپرستی مل رہی ہے، کہیں گوجری زبان نصاب تعلیم میں شامل ہو رہی ہے، کہیں یہ زبان سیکھی جا رہی ہے، کہیں کوئی صحافی ہے، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، عالم ہے، اسکالر ہے، دانشور ہے، سیاستداں ہے۔ الغرض ہر فرد اپنا قومی کردار ادا کرتا نظر آتا ہے۔ متفرق مضامین کے صفحے پر ازدواج علی و بطول دین حق کا ذرّی اصول کے عنوان سے مولانا سید غافر رضوی لکھتے ہیں کہ تاریخ ایسا عقد پیش کرنے سے قاصر ہے جیسا عقد علی و فاطمہ کا ہوا۔ آخر دنیا کی کون سی شے ایسی تھی جو شہنشاہ دین و دنیا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب نہیں ہو سکتی تھی؟ ایسی کون سی شے تھی جو امیر کائنات علیہ السلام کے دست قدرت سے باہر تھی لیکن اس کے باوجود ایسی مثال قائم کر دی کہ رہتی دنیا تک مثال ہی بنی رہے گی؟ ایسی شادی تاریخ کے کسی گوشے میں نہ تو ملی اور نہ ہی مل سکتی ہے۔ ہم نے دیکھی نہ سنی ایسی کہیں بھی شادی عقد اللہ پڑھے باندھے پیمبر صحرا، جس کا مہر صرف 107 تولہ چاندی مقرر ہوا اور اس مہر کی ادائیگی کے لیے کائنات کے امیر کو اپنی زرہ فروخت کرنی پڑی۔ زرہ فروخت کر کے چاندی کے 107 سکے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ حضرت نے ان سکوں کے عوض جہیز خریدا اور جہیز میں بھی نہایت ہی قناعت برتی گئی۔ شہزادی کا کل جہیز چند مٹی کے برتن اور چند لکڑیوں کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ریاض فردوسی اپنے مضمون دختران اسلام میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غزوہ خندق میں نہایت بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جب دوران جنگ ایک یہودی مسلم خواتین پر حملہ آور ہوا تو آپ نے اس پر ایسا کاری وار کیا کہ اس کا سر کاٹ کر دشمن فوج میں پھینک دیا۔ اس کے بعد دشمن فوج میں کسی سپاہی کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ مسلمان خواتین پر حملہ کرتا۔ قربانی کی فضیلت اور کچھ مسائل کے عنوان سے مفتی محمد ضیاء الحق قادری فیض آبادی کا مضمون بھی شامل اشاعت ہے کس کے تخیل کا شہکار اودھ نامہ، ہر دل کی تمنا ہے اخبار اودھ نامہ۔